पूर्वोत्तर का एग्जिट पोल आ गया। तस्वीर एग्जिट पोल के लिहाज से साफ है, लेकिन जैसा आपने पढ़ा खबर के बारे में कि क्या यह सवाल है, मेघालय में बीजेपी को झटका लग सकता है और त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी की बल्ले बल्ले देखने को मिलेगी। हालांकि मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं, सर्वे के नतीजे हैं। अलग अलग एजेंसियां लोगों से बातचीत करने के बाद एक सैंपल साइज के आधार पर ये नतीजे रखती हैं, फाइनल नतीजे नहीं होते हैं। 2 तारीख तक का इंतजार करना है। लेकिन जब बहुत सारे सर्वे, बहुत सारी एजेंसीज एक जैसी बात कहती हैं तो फिर ऐसा लगता है कि तस्वीर कुछ यही हो सकती है नतीजों की भी। हाल के दिनों में हिमाचल प्रदेश, गुजरात के चुनाव के बाद भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। एग्जिट पोल पर हमेशा बहस होती रही है, लेकिन कई बार सही निकले हैं, कई बार गलत भी निकले हैं। छोटे राज्यों में बहुत कम गुंजाइश होती है आंकड़ों के लिहाज से। 2-4 सीटें इधर उधर हो जाती हैं, समीकरण बदल जाते हैं। फिर हंग असेंबली की स्थिति में कौन किसके साथ जाएगा, ये समीकरण भी बड़े मायने रखते हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी जी मेरे साथ मौजूद हैं। वो लगातार एग्जिट पोल के दौरान आपको जानकारियां देते भी रहे। अब एक एनालिसिस उनके साथ में आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। सुमित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आगे कमेंट करूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक एक करके हम फटाफट पोल ऑफ पोल्स दिखा दें। इसमें सबसे दिलचस्प रहा है मेघालय। अब मेघालय में एक सवाल खड़ा होता है कि क्या मेघालय में झटका लगने जा रहा है बीजेपी को। अच्छा, आप सबसे पहले पोल ऑफ पोल्स देखिए, उसके बाद में खुद अंदाजा लगाइए कि क्या बात है। आज तक एक्सिस माई इंडिया कहता है एनपीपी और बीजेपी। देखिए, एनपीपी संगमा साहब की वही पार्टी है जो रूल कर रही है इस वक्त, और बीजेपी के सहयोग के साथ में वो सरकार चला रहे थे। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान दोनों ने एक दूसरे को खूब खरी खोटी सुनाई है। बीजेपी सत्ता में होने के बावजूद कहती रही कि सरकार पूरी तरह विफल रही है। एनपीपी को ज़्यादातर आप देखिए, जी न्यूज़ मैट्रिक्स देख लीजिए, टाइम्स नाउ, ईटीजी देख लीजिए, इंडिया न्यूज़ जन की बात देख लीजिए। थोड़ा इंडिया न्यूज़ जन की बात में आपको बहुत कम आंकड़ा दिखाई दे रहा है। इसमें टीएमसी का आंकड़ा जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है, जो पिछली बार के यानी 2018 के आंकड़ों में आपको नदारद दिखाई पड़ता है। कांग्रेस में एक फूट के बाद में ये टीएमसी की ताकत बढ़ी है। अब सुमित जी, सबसे पहले पोल ऑफ पोल्स मेघालय पर आपकी टिप्पणी। देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग नतीजे जो होंगे 2 मार्च को वो मेघालय के ही लग रहे हैं। आज की जो तीनों एग्जिट पोल आए हैं प्रवीण, वो ये साफ इशारा कर रहे हैं कि जब एक तरफा चुनाव हो जाता है ना, तो हम लोगों की दिलचस्पी भी खत्म हो जाती है कि चुनाव बन गया। लेकिन जहां त्रिशंकु विधानसभा आती है, वहां हम जैसे मीडिया क्रिटिक्स के पास ये मौका होता है गठजोड़ बनाने का, आंकड़े दिखाने का कि कौन किसके साथ मिलेगा, कौन कहाँ जाएगा। तो मेघालय वो राज्य हो सकता है पूर्वोत्तर के इन 3 राज्यों में जिस पर 2 मार्च को गिनती होगी, और वो इसी एग्जिट पोल जो आए हैं चारों, इसी बेसिस पर कह रहा हूँ। और क्योंकि एनपीपी जो कि संगमा साहब की पार्टी है, जिसके वो मुख्यमंत्री हैं, जो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाते रहे बीते 5 साल से, चुनाव के ठीक पहले गठबंधन टूट जाता है। और ऐसे में बीजेपी ये दावा करती है पूरे प्रचार में कि हम अपने दम पर सरकार बना लेंगे। और अगर बीजेपी 4, 5, 6, 7, 10 सीटों पर रुक जाती है 60 की विधानसभा में, तो एक तो बीजेपी के लिए झटका है ही है ये कि बीजेपी ने बड़े उसके साथ गठबंधन तोड़ा और बहुमत नहीं हासिल कर पाए। और दूसरी चीज़ ये जो ज़्यादा दिलचस्पी वाली है वो ये कि क्या एनपीपी बीजेपी के साथ आएगी त्रिशंकु विधानसभा में, या एनपीपी अपना नया पार्टनर चाहेगी। और नए पार्टनर के तौर पर टीएमसी के पास वो जगह दिखाई दे रही है। तो क्या संगमा साहब को नरेंद्र मोदी, अमित शाह पसंद आएंगे, या संगमा साहब के पास ये मौका है कि बीजेपी के साथ गठबंधन को तोड़ दें और 24 के चुनाव के पहले, मैं ये कह रहा हूं कि ये मैसेज जाएगा, अगर वो बीजेपी को छोड़कर ममता के साथ जाते हैं त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में, तो ये मैसेज जाएगा कि बीजेपी के अलावा बीजेपी को छोड़कर विरोधी पार्टियों के पास जा रहे हैं। और इसके लिए बीजेपी के सामने मुसीबत खड़ी हो सकती है विपक्षी हमलों को झेलने में। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि जब 2, 4, 5 नंबर की ज़रूरत होती है और बीजेपी के पास अगर वो नंबर हैं, तो बीजेपी किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ करके सरकारें बनाती रही है। पर इस पोल ऑफ पोल्स पर आप क्या कहेंगे जब आप बोल रहे हैं, और वो जो आंकड़े दिखा रहा है उसमें तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी से ज़्यादा कुछ जगहों पर मजबूत स्थिति में कांग्रेस या टीएमसी दिखाई दे रही है। तो फिर एनपीपी के लिए कोई नया ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, खासतौर पर एथिकली, जब आप चुनाव में हालांकि कांग्रेस ने भी बोला है, खिलाफ तो सभी ने बोला है, कोई भी पक्ष में तो बोल नहीं रहा था एक दूसरे के, पर बीजेपी क्योंकि सत्ता में थी
और एनपीपी का सहयोग करती रही और सरकार को नाकामयाब बताया, तो ऐसे में क्या लगता है कि एनपीपी कुछ नया ट्राई कर सकती है? मैं इनकी पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा जानता नहीं संगमा साहब की, क्या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के दृष्टिकोण से कुछ विचार किया जाएगा जब राज्य में सरकार बनाई जाएगी? देखिए, आखिर में सब खेल साम दाम दंड भेद का होता है। 2 तारीख को नतीजे क्या कहते हैं, एग्जैक्ट नंबर्स क्या है, एनपीपी के पास क्या है, बीजेपी के पास क्या है, टीएमसी के पास क्या है, कांग्रेस के पास क्या है। अगर त्रिशंकु विधानसभा है तो कौन से 2 धड़े जुड़कर 31 से या 31 से ऊपर का आंकड़ा लेकर आते हैं, उस पर चीज़ें बहुत अधिक डिपेंड करेंगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा है, हाल ही में तोड़ा है। ऐसे में आप नया ऑप्शन तलाश सकते हैं और टीएमसी उस वैक्यूम को भरती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के साथ जाना मुझे आज की तारीख में थोड़ा मुश्किल लगता है एनपीपी का, क्योंकि वो कांग्रेस के विरोध के नाम पर ही पार्टी बनी और कांग्रेस से टूटकर ही संगमा सामने ये पार्टी खड़ी की थी। पीए संगमा जो अब दिवंगत हैं, जो अब स्वर्गीय हैं, इनके बेटे कोनाट संगमा अब ये मुख्यमंत्री है। ऐसे में कांग्रेस के साथ मुश्किल है। पहली तौर पर मुझे ऐसा लगता है, इसी को अगर मैं नतीजा मान लूं तो पहली चॉइस उनकी होगी टीएमसी और फिर वो बीजेपी की ओर देखेंगे। लेकिन जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी को साम दाम दंड भेद आता है, सरकारें बनाना, सरकारों के बीच में घुस जाना, अपने पैर पसारना, आखिर में न जाने क्या होगा। मैं तो इसको एक बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज मानता हूं जो आपने बात कही है कि क्या टीएमसी और एनपीपी का एक समीकरण बन सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा, ऐसा होगा नहीं होगा। हम पहले भी जब बात करते रहे तो सुमित जी ने कहा संभावनाओं का खेल है, यही तो वक्त होता है जब हम लोग इस पर बातचीत करते हैं। एग्जिट पोल पूरी तरह से संभावनाओं का खेल है। फिर इसमें जो समीकरण, पहले तो ये आंकड़े ऐसे जस के तस आए, लेकिन आप देख रहे हैं ज्यादातर टेली में जी न्यूज मैट्रीज जो है वो 21 से 26 दे रहे हैं, या टाइम्स नाउ ईटीजी भी हाईएस्ट 26 दे रहे हैं, 18 से 26 दे रहे हैं। इस 26 के बावजूद 31 का जो आंकड़ा है उसके लिए 5 की कमी दिखाई, लेकिन वो भी हाईएस्ट में। और अगर इससे ज्यादा यानी 10 की या 8 की इस तरीके की कोई जरूरत पड़ती तो आप देखें कि क्या बीजेपी के पास वो आंकड़ा दिखाई देता है। जी न्यूज मैट्रीज की तरफ से तो दिखाई पड़ता है, लेकिन बाकी जगह पर वो आंकड़ा नहीं दिखाई पड़ता। एक और टिप्पणी करना चाहूंगा इन आंकड़ों के बीच में कि अगर ये आंकड़े ही नतीजे होने वाले, मैं चाहूंगा वो प्लेट अगर दोबारा दिखा दी जाए जी, जो नंबर दिखा रहे थे मेघालय के, इसमें अगर एक लाइन का इंटरप्रिटेशन ये भी निकलता है प्रवीण की, इस नंबर को अगर आप जोड़ लें एनपीपी और बीजेपी के नंबर, तो बहुमत का आंकड़ा आ रहा है, आराम से आप 30 के ऊपर हो रहे हैं चारों सर्वे में। तो ऐसी स्थिति में क्यों आपने गठबंधन तोड़ा, क्यों आप अलग अलग लड़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट। टाइम्स नाउ ईटीजी में नहीं हो रहे हैं, हाँ टाइम्स नाउ ईटीजी में भी हो जाएंगे। जी जी, इंडियन न्यूज चौथे वाला जो विजन की बात है ना, उसमें शायद नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी सब जगह हो रहा है। पर बाकी 3 को भी अगर आप देख लें, टॉप 3 को, तो आप 30 के ऊपर आपका आंकड़ा निकल जा रहा है। और ऐसी परिस्थिति में सवाल है कि आपने गठबंधन तोड़ा क्यों। अगर आप गठबंधन करके चुनाव लड़ते तो हो सकता है कि टीएमसी या कांग्रेस के पैर इतने पसरते नहीं जितने इस पोल में दिखाई दे रहे हैं। जी, तो ये मेघालय की बात हुई। मेघालय में क्या झटका लगने वाला है बीजेपी को या नहीं लगेगा, ये तो आपको 2 तारीख को पता लगेगा। सुमित जी ने एक टिप्पणी और की थी, मैं चाहूंगा मेघालय पर वो संक्षेप में आप जरूर उस पर बताएं कि बाकी जगह तो ठीक है, लेकिन हो सकता है मेघालय में भी मैनेज कर ले बीजेपी। ये मैनेजमेंट या मैनेज से क्या आपका तात्पर्य था, वो थोड़ा सा बताएं। ये आप मुझसे अधिक बीजेपी को जानते हैं प्रवीण, लेकिन आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं क्योंकि आप एंकर है, मैं आपके साथ एक्सपर्ट बन के बैठा हूँ। क्योंकि हमने अतीत में देखा जी, पूर्वोत्तर में बीजेपी जो कभी नहीं रही, वो बीते 7-8 सालों में अब 7 राज्यों में है। आज की तारीख में बीजेपी की वो स्थिति है। तो बीजेपी जब 2 विधानसभा सीटें जीतकर कांग्रेस को इसी मेघालय में पीछे छोड़कर एनपीपी के साथ मिलकर सरकार 5 साल चला सकती है और ठीक चुनाव के पहले अपने आप को अपना गठबंधन तोड़ती है, वो 2 से बढ़कर अगर 4, 6 या 8 हो जाती है तो बीजेपी के लिए बड़ी कामयाबी। ये कनेक्ट कैसा लगा आपको, टोपी और फिर उस परिवेश में दिखना, राहुल भी दिखाई दिए स्थानीय तौर पर, कितना प्रभावी लगा आपको ये तस्वीरें? जो मैंने आपको मतलब कमेंट किया था कि बीजेपी ना परसेप्शन वाली पार्टी है, परसेप्शन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और जब प्रधानमंत्री जैसा बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा चेहरा स्थानीय वेशभूषा में दिखता है, और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जब रैलियां में करते हैं ना, तो अगर वो हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है तो कोशिश करते हैं 1 या 2 लाइन या 2 शब्द उस स्थानीय डायलेक्ट में बोलें, उनको संबोधित करें, हेलो कहें, 1 लाइन बोलें, ताकि वहाँ से कनेक्ट बना सकें। और ये शायद बीजेपी की संघ परिवार की अपब्रिंगिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ रखना। और ये सिर्फ बीजेपी नहीं करती है, ये बाकी आपने बिल्कुल राहुल गांधी का विजुअल चलाया, राहुल गांधी वहाँ गए तो वो भी उसी वेशभूषा में दिखाई दिए। तो शायद नेताओं को अपनी ये तस्वीरें स्थानीय वोटर को लुभाने में, जनता को समझाने में कि हम आप ही की तरह हैं, हम आप ही के लेवल पे आके बातें कर रहे हैं, इसीलिए तस्वीरें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और इसीलिए नेता इस तरह के शगुफे चुनाव में छेड़ते रहते हैं।
अब देखना होगा कि नागालैंड और त्रिपुरा तो अपनी कहानी बताएंगे, वो मैं आपको रखूंगा भी। लेकिन अभी आपने राहुल गांधी की तस्वीरों को देखा, क्या मेघालय में किसी भी स्थिति में कांग्रेस की ये स्थिति होगी कि वो किसी की सरकार बनवा पाए? सरकार बनाने की स्थिति में तो फिलहाल कहीं नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन बनवाने की स्थिति में कोई भी हो सकता है। ये तो 2 तारीख को आपको पता लगेगा। आपने मेघालय को देख लिया। क्लियर कर दूं, हम केवल एग्जिट पोल पे बातें कर रहे हैं, ये नतीजे नहीं है। नतीजों के लिए 2 तारीख का इंतजार करिए, हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे, एग्जैक्ट बताएंगे किसकी सरकार आई या नहीं आई, कौन बचा पाया कौन नहीं बचा पाया, किसका कद बढ़ा नहीं बढ़ पाया, राहुल गांधी का क्या हुआ, उन्होंने जो भाषण दिया उसका कितना असर हुआ नहीं हुआ, जैसी बहुत सी चीज़ें आपको पता लगेंगी 2 तारीख को। लेकिन एग्जिट पोल के अपने मायने होते हैं, उसको लेकर अपना अलग उत्साह होता है लोगों के मन में। अब बात कर लेते हैं नागालैंड और त्रिपुरा की। तो सबसे पहले बात नागालैंड की करते हैं। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जिसकी अपनी सियासत है। इस सियासत से बहुत से लोग वाकिफ़ नहीं होते हैं, बल्कि कई राजनीतिक जब एनपीपी और एनडीपीपी के बारे में बात हो रही थी तो मैं भी थोड़ा सा सर्च करने में लग गया कि बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। फिर आप तो खैर रियो और बाकी चीज़ों से परिचित थे कि संगमा साहब की पार्टी कह लीजिए और रियो साहब की पार्टी कह लीजिए। नागालैंड में पोल ऑफ पोल्स तो स्पष्ट तौर पर कह रहा है बीजेपी प्लस आ रहे हैं। इसमें तो ज़्यादा कुछ डिस्कशन की गुंजाइश दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी आपकी टिप्पणी में इस पर चाहूँगा। नहीं, ये बहुत क्रिटिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के साथ लड़ी, जो स्थानीय पार्टी है, जो रूलिंग मुख्यमंत्री हैं एनडीपीपी के रियो साहब, उनके साथ बीजेपी का गठबंधन था। बीजेपी ने यहाँ गठबंधन नहीं तोड़ा, वो सरकार के साथ थे, सरकार के साथ बने रहे और मिलकर एक साथ चुनाव लड़ा, और इसका फायदा इस एग्जिट पोल में हमको दिखाई भी दे रहा है। मैं सिर्फ एक ही टिप्पणी करना चाहूँगा प्रवीण, इसमें चारों एग्जिट पोल एक जैसी चीज़ दिखा रहे हैं, हवा का रुख समझ में आ रहा है। तो बीजेपी और स्थानीय नेता जो मुख्यमंत्री है रियो साहब, नृपेंद्र रियो, वो बहुत ही पॉपुलर नेता हैं, कई वक्त से वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में अगर बीजेपी अपनी सत्ता को कामयाब रख पाती है तो जो सो कॉल्ड यहाँ पे तो राहुल गांधी ने जाके चुनावी सभाएं भी की है, राहुल गांधी ने यहाँ पे जाके क्रॉनिक कैपिटलिज्म की बात भी की है, राहुल गांधी ने, नरेंद्र मोदी ने संसद में मेरी बातों का जवाब नहीं दिया, वो सब कहा। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे स्पीच से इंपॉर्टेंट चीज़ें हटवा दी गई लोकसभा से, वो तमाम चीज़ें गिनवाई। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी का हाशिया देखिए, कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ मिलकर चुनाव लड़े, तो देखिए कहाँ पे खड़े हुए। जी हाँ, और आप ये देख पा रहे हैं आंकड़े, आज तक एक्सिस माई इंडिया 38 से 48 सीटें बीजेपी को दे रही है, जी न्यूज़ मैट्रिक्स 35 से 43 सीटें, टाइम्स नाउ ईटीजी 44 सीटें, इंडिया न्यूज़ जन की बात 35 से 45 सीटें दे रहे हैं। ये पोल ऑफ पोल्स ऑफ नागालैंड का देख रहे हैं। तीनों ही राज्यों में 60 सीटें हैं, बहुमत के लिए 31 सीटें चाहिए। तीनों की राजनीति अपने तरह की है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस जैसे बड़े दल जो हैं वो स्थानीय दलों के भरोसे रहते हैं। अपनी ताकत पर बीजेपी ने नागालैंड और त्रिपुरा जैसे जगह पर एंट्री की थी, लेकिन वो भी सहयोगी दलों के साथ में चलते यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो सहयोगी बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सहयोगी सिर्फ 2023 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है। 2024 के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी सहयोगियों की या गठबंधन की बहुत बड़ी भूमिका मानी जा रही है। बात हो गई नागालैंड की। अब बात करते हैं एक और राज्य की, नॉर्थ ईस्ट का ये महत्वपूर्ण राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा में भी 60 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी को 36, सीपीएम प्लस को 16, आईपीएफटी को 8 और अदर्स को कोई सीट नहीं मिली थी। लेकिन अब त्रिपुरा की क्या स्थिति है वो ज़रा हम आपके सामने रखते हैं। त्रिपुरा में इस बार भी बीजेपी प्लस की सरकार बनती दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पर बहुत थोड़ा मार्जिन जो है वो सबसे नीचे वाले पोर्शन में दिखाई देता है, कुछ 29 दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मैनेजेबल बहुत साफ साफ दिखाई पड़ता है। इस पर आप क्या कहेंगे सुमित जी? नहीं, त्रिपुरा बहुत ही क्रिटिकल है बीजेपी के लिए, खासतौर पर। मैं बार बार हम बीजेपी के संदर्भ में इसलिए बातें कर रहे हैं कि बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, बीजेपी का प्रधानमंत्री यहाँ पर है, बीजेपी लगातार 2 चुनाव जीत चुकी है। और क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सेमीफाइनल जो 2023 को हम कहते हैं कि सेमीफाइनल है 2024 का, तो ये सेमीफाइनल का सेमीफाइनल है। इन परिस्थितियों में आप समझ सकते हैं कि त्रिपुरा में जहाँ बीजेपी 5 साल पहले थी ही नहीं, शून्य पे थी, जो 5 साल पहले 18 में सरकार बनाती है, पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाती है, 36 सीटें जीतती है, विप्लव देव मुख्यमंत्री बनते हैं, वो बीजेपी 5 साल के बाद अपनी सत्ता को कामयाब रखती इस एग्जिट पोल में 2023 में दिखाई दे रही है। इसमें कहीं कोई शको शुबा नहीं होना चाहिए कि वहां पर लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन जो साथ मिलकर लड़ा, त्रिपुरा में लेफ्ट का गढ़ था, वहां पे माणिक सरकार साहब मुख्यमंत्री रह कई सालों तक, वो लेफ्ट और वो कांग्रेस जो 5 साल पहले एक साथ अलग अलग लड़े, उन्होंने अपने तमाम मतभेद बुलाए, मनभेद बुलाए, एक साथ आए कि बीजेपी को हराना है, और बीजेपी के विजयी रथ को नहीं रोक पाए। माणिक साहा, जिसको बीजेपी ने 1.5 साल पहले मुख्यमंत्री बनाया विप्लव देव को हटा के,
वो बीजेपी का जादू, वो गुजरात मॉडल त्रिपुरा में भी कामयाब होता, अभी के इस एग्जिट पोल के मुताबिक दिखाई दे रहा है, चारों एग्जिट पोल में। तो ये बीजेपी के लिए, संघ परिवार के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी जीत है त्रिपुरा की। इसको हल्के में नहीं आंकना चाहिए। लोकसभा की 1 या 2 सीटें होंगी त्रिपुरा में, मैं नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा असर डालेगा, लेकिन ये बीजेपी को राष्ट्रीय संदर्भ में अगर बात करूं तो विपक्ष के जो सो कॉल्ड एजेंडा चल रहा है, मोदी को घेरने का, हटाने का, विपक्ष की विरोधी पार्टियों को एक साथ लाकर बीजेपी के खिलाफ खड़ा करने का, उन तमाम फॉर्मूले की हवा अगर कहीं निकल रही है तो त्रिपुरा के इस तरीके के एग्जिट पोल पे दिखाई देता है। अब मैं आपसे एक बार फिर ये त्रिपुरा नागालैंड तो हो गया, लेकिन मेघालय, जो आपने शुरुआत में ही कहा कि सबसे दिलचस्प जो है वो मेघालय रहने वाला है। मेघालय को लेकर दिलचस्पी इसलिए भी ज़्यादा बरकरार है क्योंकि इसको कहीं ना कहीं बीजेपी की हार से जोड़कर देखा जाएगा, अगर इस तरीके के समीकरण आते हैं या नतीजे आते हैं जिस तरीके से अलग अलग एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। तो त्रिपुरा को मैं चाहूँगा कि एक बार फिर हम दर्शकों के सामने रखें, माफ़ कीजिएगा, मेघालय को एक बार फिर हम दर्शकों के सामने रखें। 60 ही सीटें हैं, लेकिन फिर भी बहुत दिलचस्प मुकाबला मेघालय में हो गया। अब मैं आपसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ये ज़रूर जानना चाहूँगा सुमित जी, मैंने पहले भी सवाल किया था, 2:1 का रेशो जीत हार के लिहाज से कैसा लगता है? अगर मेघालय में झटका लग जाता है तो ये कितना बड़ा झटका बीजेपी के लिए होगा, अगर ऐसा होता है तो? मेरे ख्याल से सवाल का सही जवाब ना मैं आपको 2 तारीख को दे पाऊंगा। मैं लूंगा नतीजे आएंगे मैं लूंगा आपसे, लेकिन अनुमानों पर बात कर रहे हैं। आपने कहा था कि ये अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए ये धंधे का हिस्सा है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी, और देखिए सबसे बड़ी बात तो है जब पोल ऑफ पोल्स की बात कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, एक सैंपल साइज की बात कर रहे हैं। अगर ये सैंपल साइज, ये नतीजे आपके सामने, तो आपको लगता है ये बीजेपी के लिए झटका है? और 2:1 का क्या वो रहेगा, वो भी मैं चाहूंगा। मोटे तौर पे देखें तो 2:1 अगर बीजेपी के फेवर में है, 2 बीजेपी रिटेन कर लेती है, 1 विपक्ष के पास चला जाता है, तो बीजेपी के लिए ये मैं कहूंगा कि झटका है, क्योंकि आप एक मेघालय जैसा राज्य हार रहे हैं जहां पे आप 5 साल तक सत्ता में रहे और आप वहां पे सरकार नहीं बना पाते, पहली बात। दूसरी टिप्पणी वो ये कि अगर कुनाट संगमा टीएमसी के साथ अलायंस कर लेते हैं, टीएमसी के साथ अगर कुनाट संगमा अलायंस कर लेते हैं, तो कुल मिलाकर चलिएगा, आप ये मान के चलिएगा कि बीजेपी के खिलाफ विपक्षी लामबंदी की जो बात हो रही है, उस तस्वीर को हवा देने में ममता बनर्जी बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरेंगी। फिर ममता बनर्जी राहुल गांधी के सामने खड़ी हो जाएंगी, फिर ममता बनर्जी विपक्ष की जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो जो अलायंस की बात कर रहे हो, या तेलंगाना के केसीआर हो जो इस तरह की बात कर रहे हो, उनके सामने दम दिखाएंगी कि देखो मैं लड़ी सामने, मैंने वहां पर गठबंधन भी बना लिया और चुनाव में बीजेपी की रथ को रोक दिया। तो इस परिस्थिति में अगर ये होता है, मेघालय में अगर चीजें बदल जाती हैं, कुनाट संगमा को अगर विपक्षी पार्टियां अपने खेमे में ले आती हैं, तो बीजेपी के लिए झटका होगा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। लेकिन 2:1 अगर मैं तीनों चुनावों को समाहित करके देखूं इसी एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक, तो मुझे लगता नहीं कि बीजेपी को उस तरीके से विपक्ष घेर पाएगा जैसा वो घेरना चाहेगा, क्योंकि बीजेपी के पास अंत में अगर आप 100 में से 60-65 सीटें जीत रहे हैं, मतलब 2/3 अगर आपके पास आ रहा है, तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि आप चुनाव हार गए? बेनुगोपाल खामराई लिख रहे हैं सब फालतू बकवास एग्जिट पोल। देखो मैंने खामराई जी, आपने जो लिखा उसको पढ़ के यहाँ पर सुनाया, क्योंकि आप लोगों की जो राय होती है वो राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप दर्शक हैं और आपको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। जबकि वहीं पर धर्मेंद्र डांगी हैं, वो ओनली मोदी योगी जी लिख रहे हैं, विजय राय बीजेपी लिख रहे हैं, कुनील राठौर जो हैं वो मोदी जी बेस्ट लिख रहे हैं, जैन मीट हैं वो जो लिख रहे हैं वो मैं पढ़ नहीं सकता हूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, देखिए आपके कमेंट, आप कमेंट करते रहिए। 5000 से ज्यादा दर्शक आपको देख रहे हैं इस वक्त। तो सुमित जी, बड़े चैनलों को नहीं देख रहा मैं दूसरे चैनल का लाइव यूट्यूब देख रहा हूँ। खैर चलिए, वो उनको उस पर छोड़ देते, फिर ये होगा जहां एग्जिट पोल हो रहा वहां नहीं देख रहे हैं और जहां पोल ऑफ पोल्स हो रहा वहां देख रहे हैं। लेकिन सबका अपना अपना प्रयास होता है, सभी को राय रखने का अपना अधिकार होता है। हाँ, निष्पक्ष तरीके से आप उसकी एनालिसिस यहाँ सुमित अवस्थी जी से सुन सकते हैं। आप उनको काफ़ी पसंद करते रहे हैं, निश्चित तौर पर अभी आप उनकी एनालिसिस को सुनना चाह रहे होंगे। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न सुमित जी,
राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नॉर्थ ईस्ट के इन नतीजों को आप कैसे देखेंगे, क्या आकलन रहेगा? आपने पहले के कार्यक्रम में मुझसे कहा था सेमीफाइनल ऑफ सेमीफाइनल कहो प्रवीण, सेमीफाइनल मत कहो। सेमीफाइनल अभी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के चुनाव में देखने को मिलेगा। कैसे देखेंगे सेमीफाइनल ऑफ सेमीफाइनल? मैं पहले समझा दूं जो लोगों ने अभी अपना लाइव ये टेलीकास्ट देखना शुरू किया है, मैं क्यों इसको सेमीफाइनल का सेमीफाइनल कह रहा हूँ, क्यों नहीं इसको क्वार्टर फाइनल कह रहा हूँ। उसकी एकमात्र वजह यह है कि जैसे आजकल आईपीएल में 4 टीमें पहुंचती हैं, उसमें 3 टीमों के बीच में क्वालिफायर्स होते हैं, एलिमिनेटर और क्वालिफायर। तो ये वो वाली स्थिति है। इन चुनावों का परिणाम राष्ट्रीय राजनीति पर शायद उतना ना पड़े, क्योंकि आप ये चुनाव बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर का चुनाव नहीं है। स्थानीय पार्टियां बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर इस चुनावों में है, इसीलिए मैं इसको सेमीफाइनल का सेमीफाइनल कह रहा हूं। पर इतना असर जरूर पड़ेगा कि अगर बीजेपी इन चुनावों में कहीं भी झटका खाती है तो विपक्षी पार्टियां बीजेपी को घेरेंगी, तो उनके पास 2024 के लिए एक बड़ा असला, एक बड़ा हथियार मिल जाएगा बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को घेरने का, कि आप अपने गठबंधन की पार्टियों को एक साथ नहीं रख सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेघालय के परिणाम अगर ऐसे आते हैं तो बीजेपी को विपक्ष घेरेगा कि आप अपना सत्ता हार गए। अगर त्रिपुरा में उल्टा हो जाएगा तो और मौका बड़ा मिल जाएगा, अगर नागालैंड में उल्टा हो गया तो और बड़ा मौका मिल जाएगा। अभी ये एग्जिट पोल पे हम बात कर रहे हैं, और एग्जिट पोल मुझे लगता नहीं कि इस हद तक गलत होंगे, क्योंकि बाकी लगभग सब एग्जिट पोल की हवा एक जैसी दिखाई दे रही है, दिशा एक जैसी दिखाई दे रही है कि बीजेपी 2 राज्य जीत रही है और एक राज्य में त्रिशंकु विधानसभा, और त्रिशंकु विधानसभा में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा जो छोटी पार्टियां हैं वो क्या तय करती हैं। मैं मेघालय की बात कर रहा हूं। कोनराड संगमा क्या सोचते हैं, क्योंकि कोनराड संगमा सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर इन एग्जिट पोल्स में दिखाई दे रहे हैं। जी, मैं इतनी सी बात और कहना चाह रहा था कि भाई बीते 2 महीनों में ये मोमेंटम बना इस देश के अंदर कि बीजेपी कैपिटलिस्ट की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है, किसानों की पार्टी नहीं है। बीजेपी की जो लीडरशिप है वो मनमानी करती है, इस बात को विपक्ष लोग पिछले 8-10 साल से बोलता आया है। इन परिस्थितियों में बीजेपी के लिए इन चुनावों को जीतना बहुत जरूरी है। और मैं जैसे कि बार बार कहता हूं आपके एनालिसिस, आपके शो में आके अपने विश्लेषण में, कि बीजेपी 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है और बीजेपी कोई चुनाव नहीं हारना चाहती, चाहे वो मेयर का हो, हमने देखा दिल्ली में क्या चल रहा है, और चाहे वो प्रधानमंत्री का चुनाव हो। बीजेपी हर चुनाव जी जान से लड़ती है और जीतने के लिए लड़ती है, वो हारने के लिए नहीं। क्या तेंजेम इमना नागालैंड के भविष्य के मुख्यमंत्री हो सकते हैं? मैं इनसे वाकिफ नहीं हूँ, आप वाकिफ हैं? मैं भी नहीं हूँ सर, माफी मांग मैं माफी चाहता हूँ आपसे। देखिए, ये एक कमी है कि नॉर्थ ईस्ट की राजनीति को लेकर कई बार हम लोग इन नामों को लेकर, कम से कम नॉर्थ ईस्ट की राजनीति की नब्ज तो समझते हैं, लेकिन नाम जो होते हैं उनको लेकर कई बार बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। मैं मतलब आपके जो भी दर्शक उनको बोलना चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि नॉर्थ ईस्ट के ही कुछ नामों को लेकर दिक्कत होती है। इनफैक्ट अगर आप हम हिंदी पट्टी के लोग हैं, लेकिन अगर आप उससे पूछे कि मध्य प्रदेश की फला सीट से फला व्यक्ति को आप जीतेगा कि हारेगा, या वो मुख्यमंत्री बनेगा कि मंत्री बनेगा, तो हो सकता है कि वो मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार का जो चेहरा है जिसका नाम हम पढ़ लेते हैं, कोई शर्मा यादव, कोई त्रिपाठी, अवस्थी तिवारी हो सकता है, लेकिन हम नहीं जानते होंगे उसके बारे में नहीं बता सकते हैं। तो सबके बारे में जानकारी, हालांकि त्रिपुरा मोथा के बारे में आपको काफी सुमित जी ने बताया था, तो मैं चाहूंगा कि त्रिपुरा में वो जो एक फैक्टर है त्रिपुरा मोथा का, वो एक बार फिर दर्शकों को आप बताएं। पिछली चर्चा में हमने उनके बारे में बात की थी और आपने काफी अच्छे से बताया था कि एक यंग है और पूरा एक तरीके के राजा हैं या एक कबीले के सरदार की तरह की भूमिका है उनकी। वो यार वो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और वो बहुत लोकप्रिय है वहाँ पे, उनको हमको छोड़ना नहीं चाहिए। वो मतलब इस पूरे एनालिसिस में आपने बिल्कुल ठीक किया, उनका जिक्र किया। त्रिपुरा में अगर बीजेपी किसी से परेशान है तो उन्हीं से ही परेशान है। इसीलिए अगर त्रिपुरा में बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं आ रही है, हालांकि एग्जिट पोल दिखा रहे हैं चारों के चारों की बीजेपी वहाँ पर जीत रही है, तो इस परिस्थिति में जो स्थानीय नेता हैं, जो कि कबीले के नेता हैं, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से आते हैं, वो यंग हैं बिल्कुल, और बहुत ही दिलचस्प कैरेक्टर है, बहुत लोकप्रिय है वहाँ पे। कहीं भी चले जाते हैं, किसी के घर भी रुक जाते हैं, किसी के घर भी बैठ जाते हैं, स्थानीय लोग उनको पूछते हैं, उनको मानते हैं। बीजेपी ने उनके उस कम्युनिटी का जादू कम करने के लिए उस राज परिवार से एक शख्स को निकाला, और दिल्ली में अभी मोदी सरकार में कैबिनेट बने, रिशफल जो पिछला हुआ था उसमें उनको मंत्री भी बनाया। लेकिन उसके बावजूद भी, ये त्रिपुरा के आंकड़े आपके सामने हैं, उसके बावजूद भी और टीएमपी जो पार्टी है वो उतनी सफलता हासिल नहीं कर पा रही जितना उसको करना चाहिए था। तो ऐसे में मैं वो दिलचस्प किस्सा उनको बता रहा था कि एक चैनल का रिपोर्टर उनके पास गया वोटिंग वाले दिन पे और कहा कि भाई आपकी पार्टी तो चुनाव, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या होगा चुनावी परिणाम? तो उन्होंने कहा पलट के, अरे तुम्हारे चैनल ने तो अपने ओपिनियन पोल में हमको हरा दिया है, तुम क्यों मेरे पास आए? तो बोला हमने थोड़ी किया है पोल, एजेंसी ने पोल किया है। तो बोले तो क्या हुआ, तुमने तो हरा दिया ना, मैं तो हारा हुआ आदमी हूँ,
मेरे पास क्यों आते हो, जाओ वहां जाओ, जो जीत रहे हैं उनके पास जाओ। इतने प्यार से, इतने हम्बल तरीके से उन्होंने तंज मारा कि वो वीडियो खूब वायरल हुआ, खूब चला था उन दिनों में। चलिए अब मैं एक काम करता हूं कि ये तो आंकड़े हो गए वो जो अनुमान है, लेकिन साथ ही साथ में पिछली बार 2018 के आंकड़ों ने क्या कहा था वो ज़रा फुल स्क्रीन आपको दिखा देते हैं कि 2018 के जो आंकड़े आए थे वो किस तरह के आंकड़े आए थे, और उनसे आप फिर एनालाइज कर पाएंगे कि इस बार जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं वो क्या कह रहे हैं। मेघालय की बात सबसे पहले करते हैं। मेघालय में 60 सीटें हैं और 31 सीटें चाहिए बहुमत के लिए। बीजेपी की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी 2018 के नतीजों में, लेकिन ये जो अन्य है, एनपीपी है और फिर बीजेपी भी साथ में शामिल थी, पर बीजेपी का उतना बड़ा स्टेक था नहीं पिछली बार सरकार में। देखिए अब आप आंकड़ों को देख, हम कह सकते हैं कि बीजेपी एनपीपी साथ में सरकार चला रहे थे, पर वो वाली स्थिति में थी नहीं बीजेपी कि साथ में सरकार में है। नहीं तो कांग्रेस को रोक दिया था ना 20। और फिर ये कांग्रेस टूट के पूरी एनसीपी में चली गई, मैं बता दूं आपको, टीएमसी में चली गई, माफ कीजिएगा। और ममता बनर्जी जिंदाबाद जो आप लिख रहे हैं ना यहाँ पर, बहुत सारे वो शायद उत्साहित हैं कार्यकर्ता टीएमसी के, और निश्चित तौर पर उत्साह का विषय भी है क्योंकि टीएमसी की बड़ी जबरदस्त आमद होती मेघालय में दिखाई दे रही है। और जो पूरा कांग्रेस का जो नुकसान हुआ वो टीएमसी का फायदे में तब्दील हो गया। ऐसा ही कम से कम अभी तक के जो एग्जिट पोल की जो सीटें दिख रही है मेघालय की, वो मैं बात कर रहा हूँ, वो बीजेपी की सीटें 2 से बढ़ रही हैं। चारों एग्जिट पोल में बीजेपी की जो सीटें हैं मेघालय की वो 2 से बढ़कर कहीं 4 हैं, कहीं 6 है, कहीं 7 हैं। तो बीजेपी को लगभग 100 से 200% का फायदा है। एनपीपी की सीटें बढ़ रही हैं। कांग्रेस की 21 सीटों का नुकसान हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान अगर मेघालय में किसी को हो रहा है तो वो कांग्रेस को हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में अगर हम यहाँ पर मेघालय के एग्जिट पोल के ग्राफिक प्लेट लगा देंगे इसके साथ, तो ज्यादा आसानी से दर्शक समझ पाएंगे कि क्यों चल रहा है। आप जिस वक्त बोल रहे हैं तो वो एग्जिट पोल के नतीजे भी देख पा रहे हैं, वो हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन दर्शकों के सामने है। तो ये बात हुई मेघालय की। अब मेघालय के बाद आइए बात करते हैं नागालैंड के पिछले 2018 के नतीजों के बारे में। नागालैंड भी बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, 60 सीटें यहाँ पर भी हैं, और यहाँ की राजनीति इसलिए दिलचस्प है क्योंकि जैसे मेघालय में एनपीपी है, वैसे यहाँ पर एनपीएफ जो है वो काफ़ी मजबूत पार्टी है, नगा पीपल्स फ्रंट जिसका नाम है। और यहाँ पिछली बार देखिए आप 26 सीटें मिली थी, और बीजेपी प्लस को 30 सीटें मिली थी। तो इस बार का जो मामला है उसमें बीजेपी को तो हालांकि यहाँ पर काफ़ी अच्छी बढ़त दिखाई जा रही है और नगा पीपल्स फ्रंट को काफ़ी झटका लगा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पिछली बार की तरह नागालैंड और त्रिपुरा तो खैर हम काफ़ी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको टिप्पणी करना चाहें पिछली बार के नतीजों पर। लेकिन इस बार बीजेपी और बीजेपी का जो अलायंस है एनडीपीपी, वो रियो साहब की जो पार्टी है, वो मेरे ख्याल से उसमें हमको शक और शुबा नहीं होना चाहिए कि वो लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे। एग्जिट पोल भी वही इशारा कर रहे हैं, नागालैंड में बीजेपी और एनडीपीपी जो है वो चारों एक साथ बहुमत की ओर हैं, और वो शायद उनके लिए आसान भी है। नगा पीपल्स फ्रंट को वहाँ पर नुकसान होगा और उसका फायदा सीधे सीधे इस गठबंधन को, जो कि सत्तारूढ़ गठबंधन है अभी भी, उसको फायदा हो सकता है। ये बहुत दिलचस्प है। बीजेपी ने त्रिपुरा में जब चुनाव लड़ा, नहीं सॉरी मेघालय में जब चुनाव लड़ा तो अलग अलग हो गया, अपने साथी को छोड़ दिया, संगमा साहब की एनपीपी को। लेकिन नागालैंड में चुनाव लड़ा तो साथ मिलकर लड़ा और वहाँ पे गठबंधन नहीं तोड़ा, और उस पर बीजेपी को यहाँ फायदा मिल रहा है। अब हम अगर ये एग्जिट पोल ऐसे ही हैं मेघालय के सही हैं तो लगता है कि अगर बीजेपी वहाँ साथ ही रहती तो क्लीन स्वीप कर देती है दोनों मिलकर। चलिए, ये नागालैंड की बात हो गई। अब फटाफट त्रिपुरा कि आपको पिछली बार के आंकड़े भी बता देते हैं और एग्जिट पोल भी जैसे आप अभी देख पा रहे थे, और उस पर एक टिप्पणी सुमित जी की। यहाँ पर भी 60 सीटें, 31 सीटें चाहिए, लेकिन बीजेपी को पिछली बार 36 सीटें मिली थी। अच्छी कामयाबी मिली थी त्रिपुरा में पिछली बार। और पूर्वोत्तर में ये त्रिपुरा, नागालैंड आप जो है ये दोनों ही राज्य बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इनकी अगर यही एग्जिट पोल के जो परिणाम आए, नतीजों में तब्दील होते हैं तो फिर बात कुछ और होगी। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप, जो आपको पिछली बार के नतीजे देखने को मिल रहे हैं? देखिए, त्रिपुरा में इस बार एक अजूबा हुआ। अजूबा ये हुआ कि लेफ्ट और कांग्रेस एक हो गए। उनको लगा कि बीजेपी की लोकप्रियता को रोकना है तो हमको अपने विरोधों को पीछे छोड़ के एक हो जाना चाहिए। जो पार्टियां त्रिपुरा में मुख्य पार्टियां थी, यही त्रिपुरा में लेफ्ट की सरकार थी। माणिक सरकार साहब मुख्यमंत्री रहे कई सालों तक, उनको भी 5 साल पहले हराया बीजेपी ने और बीजेपी के मुख्यमंत्री बने। वो लेफ्ट पार्टी अपनी घटती लोकप्रियता से उसने सबक लिया और वो कांग्रेस के साथ आ गई, हाथ जोड़ा, साथ मिलकर चुनाव लड़ा। इसके बावजूद भी बीजेपी के रथ को नहीं रोक पाए। उनको लगा कि बीजेपी की लोकप्रियता में कमी आई है, बीजेपी चुनाव हार सकती है, इसीलिए उन्होंने गठबंधन एक किया।
बीजेपी जिसके मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा 1.5 साल पहले, विप्लव देव को, उनको राज्यसभा में लाना पड़ा और राज्यसभा से माणिक साहा को वहां मुख्यमंत्री बनाकर भेजना पड़ा। तो अगर ये एग्जिट पोल ऐसे ही नतीजे आते हैं प्रवीण, तो ये बीजेपी की लीडरशिप की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने समय रहते भांप लिया कि वहां पर उल्टा कुछ हो सकता है, और उन्होंने गुजरात का फॉर्मूला लगाते हुए अचानक सब कुछ बदल दिया वहां पे। और उसका फायदा अब कम से कम एग्जिट पोल में दिख रहा है कि बीजेपी 5 साल की सरकार चलाने के बाद भी अपनी पॉपुलैरिटी को कामयाबी से बचा भी पा रही है। और एग्जिट पोल तो ये भी इशारा कर रहे हैं कि 36 से बढ़कर ये बीजेपी गठबंधन जो है वो 40 के ऊपर भी जा सकता है। एक बार फिर सबसे मज़ेदार, सबसे बढ़िया, सच बताऊं तो मुझे भी त्रिपुरा नागालैंड पे अभी बहुत बात करने का मन नहीं कर रहा है, तो मेघालय पर मैं दोबारा लौटता हूं। मेघालय में पिछली बार के नतीजे, एग्जिट पोल, सब कुछ आप स्क्रीन पर एक साथ देख पाएंगे। और मेघालय में आपकी दिलचस्पी कितनी सुमित जी, और राष्ट्रीय राजनीति में मेघालय कितना बड़ा इंपैक्ट रखेगा, ये एक कॉमेंट आपका मैं चाहूँगा। बिल्कुल, मैं तो ये कहना प्रवीण, कोनार्ड संगमा के पीछे किसी को लगा दीजिए जो 2 तारीख को सबसे पहले उनका इंटरव्यू कर सके जब नतीजे आए, क्योंकि वो सबसे की फैक्टर हो जाएंगे कि वो कहाँ जाएंगे। क्या वो वापस अमित शाह के पास जाएंगे खड़खड़ाते हुए? हिमंत बिस्व शर्मा ने मेरे ख्याल से मेघालय में अपना मंच जमा लिया होगा। हिमंत बिस्व शर्मा बीजेपी के सबसे बड़े पूर्वोत्तर के चेहरे हैं, और कोई बड़ी बात नहीं कि हेमंत बिस्व शर्मा ने कोनार्ड संगमा से बातचीत करनी शुरू कर दी हो। और जो नॉर्थ ईस्ट का एक फ्रंट बना था ना, जिसमें हर पार्टी के लोग थे, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट कुछ उसका नाम था, NEDP के नाम से कुछ बनाया था, वो हेमंत बिस्व शर्मा ने एक्टिव कर दिया। तो मेघालय में अगर यही त्रिशंकु विधानसभा बनती है, कोनार्ड संगमा सबसे बड़ी पार्टी है, तो क्या कोनार्ड संगमा वापस बीजेपी के साथ गठबंधन पाना चाहेंगे या वो TMC के साथ जाना चाहेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा इस पूरी मेघालय के चुनावी समीकरण में कि कुल मिलाकर कोनार्ड संगमा की का अगला कदम क्या होता है। एक चीज तो ये, और दूसरी चीज ये कि अगर कोनार्ड संगमा की NPP मान लीजिए 25 के आसपास आके रुक जाती है, क्या वहां पर इंडिपेंडेंट जीत रहे हैं? क्या इंडिपेंडेंट की संख्या 2, 4, 5, 6 है, तो वो इंडिपेंडेंट को अपने साथ लेंगे या बीजेपी वहां पर की रोल प्ले करेगी, इंडिपेंडेंट को अपने साथ मिला लेगी, रख लेगी, जो कि अमित शाह ऑपरेशन लोटस जिसको कहा जाता है वो सब खेल होने वाला है। ये तमाम चीज़ों पे बहुत नज़र होगी। तो हमको किसी भी कीमत पर मेघालय के ऊपर से नज़र नहीं हटानी चाहिए। मेघालय के जो की चेहरे हैं, जो इंपॉर्टेंट चेहरे हैं प्रवीण, उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। वो किससे मुलाकातें कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, और उनके रिएक्शंस क्या आ रहे हैं, उनके ट्वीट्स क्या आ रहे हैं, वो किन किन लोगों के साथ मिल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेघालय में कांग्रेस का नुकसान, TMC का फायदा, और NPP के पास मौका कि वो बीजेपी के छोड़कर TMC के साथ जाएं। और इतिहास के तौर पे देखें, दोनों ही पार्टियां TMC और NPP कांग्रेस के विरोध पर बनी थी, तो हो सकता है कि एक भी हो सकती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।